जैसे बैंक है मात्र कमर्शियल लेता है, बाकी और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं वहां पर सिर्फ सरकारी लेखांकन किया जाता है। परंतु रेलवे एक ऐसा संगठन है जहां वाणिज्यिक के साथ साथ दोनों अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके लिए हम लोग एक सस्पेंस हेड का लिंकिंग हेड कहा जाता है, जो कि दो लिंकिंग हेड आय के मामले में है और दो लिंकिंग हेड एक्सपेंडिचर के मामले में है, ताकि दोनों में सामंजस्य बना रहे। जहां तक जानकारी होगी, लिंकिंग हेड में गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट को लिंक करने के लिए मुख्यतः 4 सस्पेंस हेड हैं, जिसमें 2 एक्सपेंडिचर और 2 अर्निंग साइड की। तो एक्सपेंडिचर में जो है वह एक है सबसे पहला डिमांड्स पेएबल। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मार्च का सैलरी हम लोगों को हर हाल में अप्रैल में मिलता है। उसका वजह वही है डिमांड्स पेएबल ऑपरेट होना, ताकि सारी अकाउंटिंग सिस्टम सरकारी और कमर्शियल दोनों मिलकर करके हमारा लेखांकन हो जाए। इसलिए देखते हैं कि अप्रैल में हमें 2 महीने का तनख्वाह मिलता है, जबकि मार्च में नहीं मिलता। तो इसी लिंकिंग हेड को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि आखिर सरकारी के साथ ये कमर्शियल कैसे लिंक होता है। तो होता क्या है कि मार्च महीने का जब हम लोग बिल बनाती है, तो उस महीने में तो उसका पेमेंट किसी कर्मचारी या बेनिफिशियरी को हुआ नहीं। तो अप्रैल महीने में उसका जो एडजस्टमेंट करते हैं, तो ही डिमांड्स पेएबल वहां पर सस्पेंशन ऑपरेट कर देते हैं। तो अप्रैल महीने का सारे पैसा, सॉरी मार्च महीने का सारा पैसा हम लोग करते हैं अप्रैल में, और अप्रैल में उसको लेखांकन के लिए कि सबसे पहले डिमांड्स पेएबल अप्रैल महीने में जो किए हम लोग वो क्रेडिट किए और अप्रोप्रिएट हेड को डेबिट कर दिए। जैसे ही पार्टी को भुगतान होता है मार्च के लिए, तो उसको ये कर लेते हैं, उसको हम लोग अभी देखेगा कि करके। तो और उसी तरह से एक एक्सपेंडिचर के लिए है लेबर, जो कि खास करके WMS में उपयोग होता है, कारखाना उच्चंत लेखा में। और अर्निंग साइड के लिए ट्रैफिक अकाउंट और एक बिल से रिकवरेबल कह दें, चाहे बिल से रिसीवेबल कह दें। तो आप जानते हैं कि रेलवे की समस्त आय का लेखा, अर्निंग का लेखा ट्रैफिक अकाउंट में होता है। तो ये ट्रैफिक अकाउंट भी हमारा एक सस्पेंशन है। तो यही चारों लेखा सस्पेंस हेड के सहारे हमारा लिंकिंग हेड जुड़ा गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट के साथ टैग है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते चलेंगे कि और सारा कौन कौन सा सस्पेंस हेड है। जैसे कि पेमेंट के मामले में चेक्स एंड बिल्स है, और अर्निंग के मामले में रेमिटेंस टू बैंक। यही दो मुख्यतः, चूंकि अकाउंटिंग सिस्टम हमारा आय और व्यय दोनों का ब्यौरा है, उस समस्त रेलवे पर किया जाने वाला खर्च और होने वाली आमदनी का लेखांकन खाता अनुभाग में ही की जाती है, और वो किया जाता है सस्पेंस हेड के सहारे पहले। हाँ जी, पूरे साइलेंस रहिए भाई, म्यूट करके रखिए अपने आप को, नहीं तो फिर क्लासेस डिस्टर्ब हो रहा है। कृपा शंकर चौधरी। अब देखिए इसमें एक डॉक्यूमेंट शेयर हो रहा है ना? हेलो, आवाज आ रही नहीं? जा रही है सर, आ रही है। जा रही है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए चेक्स एंड बिल्स के बारे में हम लोग बता रहे थे। जैसे ही ये दिख रहा होगा चेक्स एंड बिल्स, स्क्रीन पर शेयर हो रहा है ना चेक्स एंड बिल्स का? एक पीडीएफ है ना खुला हुआ है? हाँ चलिए। हाँ, तो जैसे ही बिल पास होता है, अगर बिल पासिंग सेक्शन में कोई आदमी होंगे तो थोड़ा पता होगा, तो हमारा एक जनरेट होता है CO7।
CO7 जैसे ही जनरेट हो गया तो हमारा चेक्स एंड बिल्स क्रिएट हो गया, यानी और जिसको पेमेंट होना है उसको हम एप्रोप्रिएट हेड मानते हैं, और उसको प्राप्त यानी पेमेंट करने के लिए उसको हम डेबिट की, यानी एक सस्पेंस हेड को हम मान लेते हैं। जैसे ही CO7 बना, चेक्स एंड बिल्स क्रिएट हो गया और आवाज एप्रोप्रिएट हेड डेबिट हो गया। थोड़ा कुछ आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? कम आ रही है, कम आ रही है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सुन माइक के लीजिए, पास। कान लगा के सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या करेगा। आज तो हम बिल्कुल आपके बिल्कुल समक्ष हैं एक तरह से, जो हमारा सिस्टम उपलब्ध है। तो उसके बाद CO7 बनने के बाद अब इस प्रक्रिया को भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आज के डेट में ये नया है और थोड़ा सा ये अच्छा है। अभी आज के दौर में सब समझता है कि CIPS क्या है, पेमेंट कैसे होता है हमारा किसी भी बेनिफिशियरी को। तो जैसे ही हम लोग इसको फिर जब अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, यानी इसको पेमेंट करने के पर्पज से चेक बनाते हैं, जब चेक बनाते हैं तो एक अब्स्ट्रैक्ट जनरेट होता है ऑटोमेटिक एम्स के पोर्टल पर। अगर जो कोई पास करते होंगे या बिल पासिंग में होंगे तो देखेंगे एम्स एक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसी में आईपास है। तो आईपास के तहत एक अब्स्ट्रैक्ट बना। अब्स्ट्रैक्ट जैसे ही बना तब पब्लिक सेक्टर बैंक यानी PSB को ये क्रिएट हो गया, और चेक्स एंड बिल्स जो पहले हम लोग CO7 बनाए थे वो माइनस क्रेडिट हो गया ऑटोमेटिक। तो अब इस हालत में देखेंगे, मान लीजिए 100 रुपए का अगर चेक्स एंड बिल्स में आया CO7 बन करके, और बैंक को हमने अब्स्ट्रैक्ट बना करके दे दिया, तो वो चेक्स एंड बिल्स माइनस क्रेडिट हो गया और PSB क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि चेक्स एंड बिल्स का क्रेडिट और यहाँ पर दूसरे राउंड में जो गया माइनस क्रेडिट, दोनों आपस में नलीफाई हो गया। बाकी बच क्या गया, पब्लिक सेक्टर बैंक के पास क्रेडिट है, यानी जो पैसा रेलवे ने चेक बनाया वो PSB के पास है, मतलब बैंक के पास है। अब बैंक क्या करेगा, कोरिलेट किया हुआ है जो कि RBD को देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि CAS समझते हैं हम लोग, केंद्रीय लेखा शाखा, जो कि बेलापुर नागपुर में है, उसको चला जाता है। तो अंतिम में क्या होता है, उसको जाने के बाद जब उसको चला गया, नहीं उसको जाने के बाद हम लोग के हेडक्वार्टर में एक क्लियरेंस मेमो आता है। क्लियरेंस मेमो के आधार पर पब्लिक सेक्टर बैंक को हम लोग माइनस क्रेडिट करते हैं, जैसा कि आपको दृष्टिगोचर हो रहा होगा, और RBD मतलब रिजर्व बैंक डिपॉजिट को क्रेडिट हो गया। अल्टीमेटली क्या देखा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ क्रेडिट है और पब्लिक सेक्टर बैंक का यहाँ माइनस, दोनों आपस में नलीफाई हो गया। और लास्टली क्या बच गया, एप्रोप्रिएट है डेबिट, यानी जो बेनिफिशियरी है उसको पैसा मिल गया और हमारे रेलवे खाता को क्रेडिट कर दिया गया, यानी रेलवे खाता से ये पैसा निकल गया। और ये इसका एक शॉर्टकट ये भी समझ सकते हैं, ऐसे केस में किसी भी हालत में चेक्स एंड बिल्स का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट ही रहेगा। अगर क्रेडिट ना रह करके डेबिट हो गया है, इट मीन्स हमने जितना का चेक नहीं कटा था उसका ज्यादा पेमेंट बैंक द्वारा कर दिया गया। ये हमारा एक बात करने का एक सोर्स भी है कि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, किसी भी हाल में डेबिट नहीं होगा। तो ये आप थोड़ा सा डीप में है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया CO6 बनने से लेकर के रेलवे खाते को क्रेडिट होने तक, यानी रेलवे खाते से पैसा निकलने तक बेनिफिशियरी को जो पेमेंट हुआ उसका सारा प्रोसेस इस एंट्री के माध्यम से आपको पता चल गया हो। मैं समझता हूँ कि ये एंट्री अपने आप में स्पष्ट है कि एक क्रेडिट दूसरे माइनस क्रेडिट से नलीफाई हुआ, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक में क्रेडिट आया और उसके बाद हमारा रिजर्व बैंक डिपॉजिट अपने आप में क्रेडिट हो। ऐसे केस में ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड है। अगर दूसरी तरफ हम देखें अर्निंग साइड को, देखेंगे तो यही चीज हमारा रेमिटेंस इनटू बैंक के लिए, दोनों हेड एक दूसरे के अपोजिट है, यानी यूं समझे ये एक्सपेंडिचर के लिए है तो ये आय के लिए है। जैसे आप जानते होंगे कि रेलवे कमर्शियल के साथ साथ सरकारी है। कमर्शियल इसलिए कि सेवा को बेचती है, उसके बदले पैसा लेती है। जब पैसा लेती है तो हमारा अकाउंट कैसे होता है, स्टेशन पर से जो टिकट बना वो हमारे रेल के खाते में किस प्रकार से आया, कैसे आया, उसका अकाउंट कैसे हुआ, ये हम लोग की अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है
और उसी के तहत ये एंट्री के माध्यम से अगर समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। जैसे ही स्टेशन पर पैसा अप्रूव हुआ तो कैशियर के माध्यम से, कैशियर के माध्यम से या डायरेक्ट जो फोकल पॉइंट है बैंक के माध्यम से जो लिफ्ट कर लिया गया, वो रेमिटेंस टू बैंक, जो कि एक उच्चंत लेखा है, उच्चंत सस्पेंस है, ये रेमिटेंस टू बैंक को डेबिट कर दिए। और एप्रोप्रिएट हेड, यहाँ पर एप्रोप्रिएट हेड मतलब हमारा रेल, कौन सा रेल है, वो रेल को क्रिएट हुआ, कर लिए पहला एंट्री जैसे ही आया। और उसके बाद जब ये बैंक फोकल के माध्यम से रेल खाते को में जमा करने के लिए पीएसबी आया, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक जोनल में एक फोकल पॉइंट ब्रांच बना दिया गया है। जैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए हमारा हाजीपुर एसबीआई फोकल है। तो फोकल बैंक के पास पहुंचने के बाद वहां पर पीएसबी वहां भी क्रिएट हुआ। अंतर इतना ही है, एक्सपेंडिचर साइड में वो चेक क्लियरेंस के लिए है और ये अर्निंग के लिए है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक को डेबिट हुआ और जो आरआईबी हमने पहले डेबिट किया था उसको हमने माइनस डेबिट कर लिया। तो आपस में ये आरआईबी और ये आरआईबी दोनों नलिफाई हो गए, ये डेबिट प्लस में है, ये डेबिट माइनस में है। तो ये दोनों आपस में देखिए सस्पेंस हेड खत्म हो गया। सस्पेंस हेड कुछ दिनों के लिए ही रखा जाता है, उसके बाद उसको फाइनल हेड में लोकेट करते हैं। तो उसको आगे बढ़ाने के क्रम में ही जब फोकल पॉइंट बैंक के पास पैसा पहुंच गया तो वो क्या करेगा, सीएस नागपुर को एक डीएमएस के थ्रू इन्फॉर्म करेगा कि हमने इतना पैसा इस रेल के लिए प्राप्त कर लिया। तो डीएमएस यानी डेली मंथली स्क्रॉल के माध्यम से ये भेजेगा नागपुर, सीएस नागपुर जो हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखता है। वहां पहुंचने के बाद ये इन्फॉर्म हमारे हेडक्वार्टर को एक क्लियरेंस मेमो के तहत करेगा, जिसकी सूचना हम लोग के बुक्स में आती है हर एक महीना डेट वाइज और मंथ वाइज करके। उसका टोटल अमाउंट जितना है और हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से जो डीएमएस दिया है, दोनों को मिलान हम करेंगे। यहाँ पर देखिए रिकॉन्सिलेशन भी दोनों हो रहा है। दोनों को मिलान करने के बाद देखेंगे जितना डेबिट उस बैंक को किया गया है स्टेशन के माध्यम से या और एनी सोर्सेज से, उतना ही डेबिट हमारा क्लियरेंस मेमो भी आरबीआई नागपुर दे रहा है। अगर दोनों बराबर आ गया तो आपस में नलिफाई हो गए, जैसे कि पीएसबी प्लस डेबिट हुआ, ये माइनस डेबिट हुआ, ये दोनों आपस में नलिफाई हो गया। लास्टली जब मिल जाने के बाद आरबीआई डिपॉजिट नागपुर क्या करेगा, उतने पैसा से डेबिट कर देगा रेलवे के खाते को। लास्टली क्या मिला, रेलवे खाते उतना से प्राप्त हो गया और जहां से चला था वो क्रिएट हो गया। सब आपस में जितना भी सस्पेंस हेड है, यहाँ पर दो सस्पेंस हेड ऑपरेट हुआ, एक रेमिटेंस टू बैंक और दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी देखिए आपस में नलिफाई हो गया, माइनस डेबिट प्लस डेबिट, यहाँ भी आरआईबी प्लस डेबिट, ये माइनस डेबिट नलिफाई हो गया। बच गया कौन, आरबीडी एंड अप्रोप्रिएट हेड, यानी हमारा रेलवे बैंक आरबीआई डिपॉजिट और ये अप्रोप्रिएट हेड जो जिसके खाते में आना है। तो दोनों केस में देखिए चेक्स एंड बिल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट रहेगा। उसी प्रकार आरआईबी का बैलेंस यानी रेमिटेंस टू बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। अगर ये बैलेंस कहीं क्रेडिट आ गया, मतलब ये हुआ कि हमारे खाते में जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया, यानी किसी मतलब पैसा देना था किसी को 100 रुपया आ गया 1000 रुपया, तभी ऐसे केस में वो क्रेडिट होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से हमारा कैशियर या बैंक हमारे खिलाफ 100 की जगह पर 1000 पेमेंट कर दे, तो उसी तरह से यहाँ ये डेबिट में आ जाएगा, यानी चेक्स एंड बिल्स का बैलेंस हमेशा क्रेडिट, ठीक उसका उल्टा रेमिटेंस टू बैंक का हमेशा बैलेंस डेबिट ही रहेगा। इस तरह से हमारा अकाउंटल स्टेशन पर से अर्निंग शुरू हुआ और हमारे खाते में चला गया, रेलवे खाते में चला गया। जैसा कि जानते होंगे कि आरबीआई नागपुर के पास केंद्रीय सरकार का जितना भी सरकारी संगठन है सबका खाता है, उसमें से एक रेल खाता भी है। तो वहीं से सब कुछ माइनस डेबिट और क्रेडिट होते रहता है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल आ जाएगा बुक्स में कि नेट विड्रॉल क्या। तो नेट विड्रॉल का इसलिए हम यहाँ चर्चा कर दे रहे हैं कि इसी से जुड़ा हुआ है कि एक निश्चित तिथि को आरबीडी का बैलेंस, अगर बैलेंस क्रेडिट दिख रहा है तो मतलब है कि हमारा खर्चा कम हुआ है और आमदनी, हमारा बैंक बैलेंस अभी प्लस में है। अगर कोई माइनस दिख रहा है तो मतलब हमारे डिपॉजिट से ज्यादा खर्च हो गया। यही नेट विड्रॉल, एक निश्चित समय में डेबिट और क्रेडिट का अंतर जो दिख रहा है, अगर क्रेडिट प्लस में है तब तो हमारा खाता बढ़िया स्थिति में है, ओवरड्राफ्ट नहीं है। अगर डेबिट स्थिति में आ गया तो हमारा खाता ओवरड्राफ्ट हो गया, रेलवे में जितना आमदनी नहीं हुई उससे ज्यादा खर्च हुआ। यही नेट विड्रॉल का कंसेप्ट यहाँ पर है। हमने नेट विड्रॉल इस सस्पेंस में थोड़ा शामिल कर दिया इसलिए कि रिजर्व बैंक डिपॉजिट का आ गया था। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कि सस्पेंस हेड
मूलतः गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट को जोड़ने की मुख्य कड़ी के रूप में काम करता है। नहीं तो हमारा या तो सरकारी अकाउंट होता है, नहीं तो कमर्शियल अकाउंट। जिस तरह से बैंक का अकाउंटिंग सिस्टम पूरे तौर से कमर्शियल है, उसका 31 मार्च को क्लोज हो जाता है, लेकिन हमारा देखते हैं 31 मार्च को क्लोज नहीं होता है, 1 अप्रैल को क्लोज होता है। 1 अप्रैल को हमारा मार्च का तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह मिलने का पर्पस वही है कि डिमांड्स पेएबल ऑपरेट करते हैं और मार्च महीने के पैसा को डिमांड्स पेएबल में लेकर के जब तक कि उसका अकाउंट कर नहीं लेते हैं, डिमांड्स पेएबल को ऑपरेट रखते हैं। तो डिमांड्स पेएबल का भी अगर एंट्री देखना चाहेंगे तो जस्ट लाइक यही एंट्री होगी कि जैसे ही मार्च का पैसा आया तो क्रेडिट होते जाएगा, लास्ट में वो एप्रोप्रिएट में डिमांड पेएबल अपने आप में नलिफाई हो जाएगा। और जस्ट उसी तरह ट्रैफिक अकाउंट है, जैसा कि आप ट्रैफिक अकाउंट देखेंगे कि खाता ये यातायात बही क्या, यातायात बही में यही कंसेप्ट है। ट्रैफिक अकाउंट एक सस्पेंस है, हर टाइम इसको रखा गया जब तक कि रेलवे खाता को डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, दोनों आपस में है। तो ये सस्पेंस के बारे में। और दूसरा सिविल सस्पेंस अगर देखेंगे, ये तो मेन लिंकिंग हेड का सस्पेंस है। और सस्पेंस आएगा जैसे कि मोटर कार अग्रिम लेता है, पंखा अग्रिम लिया, या कोई स्कूटर एडवांस लिया, स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाएंगे आप तो परचेज सस्पेंस है, सेल सस्पेंस है, ये सब सारा सस्पेंस है। सस्पेंस का मतलब ही है कि फॉर द टाइम बिंग उसको हम लोग जब तक एलोकेट फाइनल एलोकेशन प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको हम लोग उसमें बुक करते हैं। जैसे ही एलोकेशन की जानकारी हो जाती है फाइनल हेड को बुक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखना चाहेंगे चेक्स एंड बिल्स का एलोकेशन है 00086705, इतना है। इसी तरह से उसका 867005 आरबीडी का। तो यहाँ हम लोग एलोकेशन नहीं दिखा पाए, लेकिन ये सब कुछ एलोकेशन से ही तय होता है। तो हम लोग भाषा में आप लोग को समझने के लिए शीर्षक डाल दिए, नहीं तो ये सारा कुछ डिजिट पर है, 0 से लेकर के 9 तक। जैसा कि कल भी हमने चर्चा किया था, हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम 0 से 9 तक ही है। नरेशन में तो हम लोग लिख देते हैं समझने के लिए कि किसी को एलोकेशन नहीं पता है। जैसे हम लोग अगर चेक्स बिल 867003 रहेगा तो सीधा समझेंगे कि ये बिल पासिंग CO7 का पहला क्रेडिट का ये एलोकेशन है। लेकिन वही चीज पीएसबी में जाएगा तो वो अलग हो जाएगा उसका एलोकेशन। फिर जब क्लियरेंस में आएगा चेक्स बिल्स का तो उसका अलग हो जाएगा। फिर रिजर्व बैंक को चल जाएगा तो उसका है 867503। यहाँ पर प्राइमरी यूनिट यहाँ भी है, जैसा कि कल हम लोग भी चर्चा इसका कर रहे थे। तो हम समझते हैं सस्पेंस के बारे में थोड़ा बहुत मटेरियल है, उसको देख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इसे देख लगातार हो सकता है आपके माथे के ऊपर जा रही होगी सारी बातें, क्योंकि अभी तो अकाउंटिंग सिस्टम अभी देखे ही नहीं होंगे आप। फिजिकली जब देखने के बाद ज्यादा जानकारी होती है, किताब में थोड़ी देखने का। दोनों चीज जब एक बार समझ लेंगे या एक बार किताब पढ़ लेंगे उसके बाद सुनेंगे तब बातें कुछ अधिक घुसेगी दिमाग में। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आज के अथी में 2 क्वेश्चन और सॉल्व हो गया कि कैश जर्नी फ्रॉम स्टेशन टू आरबीआई। आरबीआई का जो हम लोग आरआईबी का जो सस्पेंस सेट पर है उसमें ये भी क्लियर हो गया कि हमारा कैश स्टेशन पर एग्रूल होगा और कैसे हमारा आरबीडी को गया, यानी रिजर्व बैंक में गया, हमारे रेलवे खाते को गया, ये पूरा उसमें प्रोसेस आ जाता है इसी 3 एंट्री से। 3 एंट्री मतलब एक डेबिट क्रेडिट, एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहला आरआईबी, तीसरा पीएसबी और चौथा ये तीसरा हो गया आरबीडी। तो कुछ बातें समझ में आई, जरा आप लोगों का फीडबैक ले ले। कोई बोले या फिर हम यही बकते चले गए, आप लोग थोड़ा अपना दूसरा काम में लग गए। हेलो, आवाज आ रही है ना? कुछ रिप्लाई देते रहिए। करते रहेगा तो पता चलेगा ना, तब तो मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोग सुनने वाले भी हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सुन रहे हैं। सुन रहे हैं ज्यादा टिप्पणी ना चला गया। नहीं, चूंकि कल एक स्पेशल ऑफर था सस्पेंस के बारे में, तो हमने सोचा काहे जड़ से सस्पेंस को पकड़े। हमारा सस्पेंस का मतलब ये नहीं कहते हैं कि बड़ा सस्पेंस ये स्टोरी हो गया, मतलब इसका एंड ही नहीं कि कहाँ खत्म होगा। तो वही एंड है, जब तक फाइनल लोकेशन नहीं मिले तब तक वो सस्पेंस बना रहता है। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में भी वही बात है। फाइनल लोकेशन को जब हेड को जब बुक कर देते हैं तब वो सस्पेंस अपने आप में क्लियर होता है। इसमें एक सवाल ये भी आता है
इस सस्पेंस के लिए हमारे विस्मनिधि महोदय की तरफ से मंथली, हाफ ईयरली और अर्ली समीक्षा की जाती है। ऐसे कहा जाता है कि चेक की, अगर आप एक्सपेंडिचर के मामले में देखें तो चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। 3 महीने के बाद अगर कोई नहीं क्लियर हो पाया है तो आप ऑटोमेटिक उसको कहा जाता है कि उसको आप अर्निंग में शामिल कर दें, नहीं तो वो सस्पेंस जस का तस बना रहेगा। और कुछ बोलना चाहें आप लोग सस्पेंस के अलावा और किस चैप्टर को छुए, ताकि हम लोग कहें कि निर्धारित समय के अंदर ऐसे खाता अनुवाद कर लीजिए। तभी और 3 क्लास बाकी है और हमारे सर्वश्रेष्ठ राकेश भैया हैं, उसमें तो और बहुत कुछ समझेंगे। कल एक तो व्यक्ति कह रहे थे कि हम ऑपरेटिव ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर 14-15 को क्यों नहीं माने। हेलो, वो आज है क्या? तो 5 से 7 मिनट है अभी, क्या देना? हाँ तो हेलो हाँ सर, उसमें एक क्वेश्चन में जो था उसमें ये भी था कि सस्पेंस बैलेंस से संबंधित विभिन्न कोडल प्रावधान क्या है? देखिए, आप चेक्स एंड बिल्स का देखेंगे तो चेक की वैलिडिटी कितनी है? 3 महीने की है। 3 महीने के बाद यानी चौथे महीने में इस सस्पेंस कोडल वैलिडिटी सबके लिए अलग अलग है। तो यूं देखेंगे चेक्स एंड बिल्स के मामले में चेक की मियाद हमारी 3 महीने की होती है। 3 महीने के बाद चौथे महीने में उसको क्लियर कर लिया जाना चाहिए। अब किसी कारण से नहीं हो पाता है, ये भले दूसरी बात है। तो उसी प्रकार सबका अपना अपना अलग है कोडल प्रोविजन। अब आप किस के बारे में कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, हाँ बोले और कुछ? देखिए, हम लोग यहाँ जो कह रहे थे कि गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट कैसे कैसे अंतर है दोनों में। सरकारी लेखा में समस्त आय और व्यय का निश्चित शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत रूप में लेखा किया जाता है, माने एक के बाद फाइनल हित को बुक कर दिया जाता है गवर्नमेंट अकाउंट। जबकि कमर्शियल अकाउंट में व्यापार को लाभ हो रहा है या हानि, वित्तीय स्थिति कैसी है, इसके बारे में पता चल पाता है। और यह गवर्नमेंट अकाउंट हमारा ऑलवेज कैश के आधार पर इसका अकाउंटिंग होता है, लेकिन ये कमर्शियल अकाउंट हमारा एक्रूड के आधार पर होता है। ये हमारा एक्रूड का मतलब ये हो गया कि पैसा मिला है अथवा नहीं, इससे मतलब नहीं है। या फिर पैसे का हमारा फाइनल अकाउंट लोकेशन में गया कि नहीं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारे अर्निंग में आ गया या खर्चे में चला गया। जैसे आज के डेट में चेक बना दिए, ऐसा नहीं कि चेक बन गया तो खाते में चला गया, लेकिन यहाँ पर रेलवे अपने अकाउंटिंग सिस्टम में ये मान लेता है कि चेक हमने बना दिया तो वो हमारा पैसा निकल गया, हम उसको मान लेते हैं कि मेरे खाते से डेबिट हो गया। तो ये सरकारी खाता और कमर्शियल खाता में ये एक महत्वपूर्ण अंतर भी है। दूसरी तरफ देखें कि गवर्नमेंट अकाउंट हमेशा सिंगल एंट्री सिस्टम पर चलता है, जबकि कमर्शियल अकाउंट हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है। और इसमें जैसा कि आप देखते हैं पीएल उससे पहले बनता है व्यापार, ये ये विनिर्माण अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, इस तरह से बनता है। अच्छा, सरकारी अकाउंटिंग में सिर्फ प्राप्ति और व्यय का हिसाब रहता है। सरकारी लेखे का उद्देश्य कितना कर लगाया जाए ताकि कार्यकुशलता अच्छी तरह से चलती रहे, जबकि वाणिज्यिक लेखे का उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है हर हाल में, कमर्शियल अकाउंट का। लेकिन चूंकि रेलवे दोनों के हित में चलता है, इसलिए बहुत सारी लाइनें अभी भी अलाभप्रद लाइन के रूप में गिनी जाती है। जैसे ये एक लाइन आप जानते होंगे, हम समझते हैं हमारी नजर में आज के डेट में इंडिया में 57 रेलवे लाइन ऐसी है जो कि अलाभप्रद है। जैसे कि जम्मू से कटरा की लाइन, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है, लेकिन उसको जनहित में
अपने देश के हित में इस लाइन को चलाए रखना है। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले तो बख्तियारपुर से राजगीर की लाइन थी, वो भी अलापरद में था, राजगीर के पर्पज से। हम समझते हैं यहाँ जो वैशाली अभी चालू हुआ है कुछ दिनों के लिए, वो भी अलापरद में ही रहेगा। ताकि अगर देखेंगे उसको कि ट्रैक पर कितना खर्च है, उस पर कितने एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, उसका वेतन अगर चार्ज करेंगे और कितना टिकट कटा उसको देखेंगे, तो हर हाल में देखेंगे खर्चा हमारा उस लाइन पर ज्यादा है। इसके बावजूद भी रेलवे चलाती है, इसलिए कि वो दोनों अकाउंटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए हैं, जनहित में भी कार्य करती है और अपने वाणिज्यिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भी करती है। वाणिज्यिक हम इसलिए रेलवे को कह रहे हैं कि हम पैसा लेते हैं तभी किसी को ट्रेन पर चढ़ने देते हैं, अदरवाइज नहीं चढ़ सकता है वो। तो इस लेकर के यहाँ कमर्शियल अकाउंट का भी फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से गवर्नमेंट अकाउंट और कमर्शियल अकाउंट में ये खास अंतर है। अब अनुमानित चालू लेखा ट्रांसलेट में खत्म हो गया है, इसके बारे में नहीं कुछ कर सकते। जानते हैं अप्रोक्सीमेट अकाउंट करेंट, आप लोग किताब देख रहे होंगे, उसमें अभी भी लाइफ जिंदा है, लेकिन आज के डेट में अप्रोक्सीमेट अकाउंट करेंट बंद हो गया है। आपकी जानकारी में ये मैं बात बता दूं, ताकि बुक्स में तो सब जगह अवेलेबल है और बहुत ही व्यापक रूप से अवेलेबल कराया गया, ताकि पहले ऑपरेटिंग रेशियो इसी अप्रोक्सीमेट अकाउंट करेंट के आधार पर ही तैयार होता था। उसी के क्रम में आगे अगर बढ़ते जाएं तो देखते हैं। और आपके तरफ से कोई कुछ है थी? अब जनरल बुक में आ जाइए, बुक्स में हम लोग आए हैं। बुक्स का काम क्या है? बुक्स का काम खाता, बुक्स मतलब खाता हो गया, खाता में अर्निंग और एक्सपेंडिचर दोनों का लेखांकन करना। इसी उद्देश्य से मंथली और अर्ली, मंथली हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हर एक महीने का एक अकाउंट करेंट बनता है, और इसी तरह से 12 महीने का अकाउंट करेंट बना। लास्ट जो मार्च महीने का अकाउंट करेंट हुआ वो हम लोग का फाइनल अकाउंट हुआ, वो फॉर द मंथ। और मार्च का अकाउंट टू द एंड इसलिए कहते हैं, आप एक शब्द है फॉर द मंथ और टू एंड ऑफ द मंथ। टू एंड का मतलब हुआ जैसे कि अप्रैल का अकाउंट अभी जो बनेगा आगे के दिनों, अभी तो मार्च ही बन रहा है, अप्रैल का अकाउंट बनेगा तो फॉर द मंथ भी अप्रैल का जो डाटा रहेगा वही रहेगा और टू एंड भी वही रहेगा। लेकिन वही अगर हम मई में जाएंगे तो मई में देखेंगे कि फॉर द मंथ सिर्फ 1 मई से लेकर के 31 मई तक का खर्चा होगा, जबकि टू एंड ऑफ मई जानेंगे तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मई तक चला जाएगा, यानी अप्रैल भी जुट जाएगा उसमें। उसी तरह से और अगर अगस्त का देख लेते हैं, अगस्त का फॉर द मंथ हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, फॉर द मंथ और टू एंड शब्द अकाउंटिंग सिस्टम में हमारा बुक्स में बहुत ही प्रचलित है। टू एंड का क्या मीनिंग है और फॉर द मंथ का क्या मीनिंग है? फॉर द मंथ इस महीने से रिलेटेड है, सिर्फ उसी माह का खर्च। लेकिन टू एंड का मतलब हुआ जैसे नवंबर का टू एंड बोला जाए तो नवंबर का टू एंड मतलब हुआ कि नवंबर महीने का फॉर है ही, साथ ही साथ अप्रैल से लेकर के अक्टूबर भी शामिल है। टू एंड इसका ये मीनिंग हुआ। तो इस तरह से हमारे बुक्स में मुख्यतः 4 खाता बही का प्रतिपादन किया जाता है। सर्वप्रथम कैश बुक, जिसको कि हम लोग सामान्य रोकड़ बही कहते हैं। उसके बाद सामान्य रोकड़ सार बही है। उसके बाद जर्नल है। उसके बाद लेजर है। लेजर आप देखेंगे कि सामान्य रोकड़ बही खास कर करके कैपिटल और रेवेन्यू लेजर दोनों का खर्च आता है, उसमें नकद लेन देन जो हुआ सिर्फ उसका ब्यौरा उसमें दिया जाता है। और वही सामान्य रोकड़ सार बही में ये डेली रोकड़ बही में डेली का खर्च है। अच्छा, और सामान्य रोकड़ सार बही में ये मंथली है, डेट वाइज के साथ साथ मंथ वाइज खर्च है। ये दोनों कंबाइंड है कैपिटल और रेवेन्यू के लिए, जबकि जर्नल से हमारा कैपिटल अलग और रेवेन्यू अलग। तो मंथ वाइज जर्नल बन गया। जर्नल के आधार पर फिर हमारा वो सारा अकाउंट लेजर में चला जाता है, इसको खाता बही कहते हैं। वही हमारा उस महीने का अकाउंट माना जाता है और अकाउंट हम लोग सबमिट कर देते हैं रेलवे बोर्ड को। इस तरह से रेलवे बोर्ड में हमारे इंडियन रेलवे के जितने भी जोनल रेलवे हैं सबके द्वारा प्राप्त होता है रेलवे बोर्ड को। रेलवे बोर्ड फिर अपना हिसाब से वो तय करता है कि खर्च किधर करना है, कितनी आमदनी हुई है, उसी का ऑपरेटिंग रेशियो निकाला और ये पता चल पाता है कि हमारा रेल घाटे में चल रहा है, फायदे में चल रहा है, किस मद में कितना खर्च आ रहा है, किस मद में कितनी आमदनी हो रही है। ये सब सारा लेखांकन हमारा लेजर के आधार पर प्राप्त हो जाता है। उस लेजर में हमारे सारे खर्च और अर्निंग दोनों का विवरण होता है। तो इस प्रकार से हमारा खाता बही रेलवे का आय और व्यय दोनों का
तैयार होता है और रेलवे बोर्ड को सबमिट कर देते हैं। हर एक महीने का सबमिट करने का डेट अलग अलग है। सिर्फ एक मार्च महीने का सबमिट करने का डेट एक सप्ताह ज्यादा रहता है। पहले तो जब अप्रोक्सीमेट अकाउंट करेंट था तो एक महीने के बाद इसका सबमिट किया जाता है, लेकिन अब आज के डेट में नेक्स्ट मंथ में ये सबमिट कर दी जाती है। इस तरह से हमारा ये हो गया जनरल बुक में फिर सब्सिडियरी बुक बहुत सा आ जाता है। सब्सिडियरी बुक में से रेलवे नहीं, राजस्व आवंटन रजिस्टर और आमदनी का रजिस्टर, दो रजिस्टर मुख्य है। RAR में डिमांड नंबर 3 से 13 तक का खर्च है, ये PU वाइज खर्च इसमें रखता है। इसी रजिस्टर के आधार पर किसी को भी पता चल पाता है कि किसी मद में कितना खर्च किया गया। जैसे अगर किसी से पूछा जाए, हमारे रेलवे से पूछा जाए, रेलवे का मतलब हमारे अकाउंट्स के मेन प्रतिनिधि हमारे विष्णुदत्त सर हैं, विष्णुदत्त से पूछा जाए कि हमारे टीए पर कितना खर्च हुआ, यही RAR के आधार पर हम लोग बता पाएंगे कि PU 16 जिसे कि हम लोग ट्रेवलिंग अलाउंस करते हैं, यात्रा भत्ता में इतना पैसा खर्च हुआ, इसी आधार पर हमको हम लोग बता पाते हैं। इस प्रकार हमारा अभी छोटा सा ही है बुक्स, एक रीड है अकाउंटल के माध्यम में महीने में, और कुछ पढ़ते जाएंगे तो हम लोग तभी से समझ में आती जाएगी। देखिए इस नोट्स हम लोग तो कल आपके व्हाट्सएप पर डाल दिए थे, और इसको पढ़िए समझिए। विशेष बातें अगर जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो व्यक्तिगत संपर्क करके भी उसको दूर किया जा सकता है। हम हमेशा आपके साथ हैं किसी भी समस्या के लिए, खास करके बुक से रिलेटेड मैटर के लिए, तो हम कोशिश करेंगे आपका सारा समाधान हो जाए। आवाज आ रही है? जी सर। हाँ सर, आ रही है। छोटा सा टॉपिक और ले सकते हैं अगर आप चाहे तो, हम अभी हैं। कोई डाउट और किसी सब्जेक्ट पर, माने किसी नहीं। चैप्टर पर? कोई डाउट नहीं सर।